हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पूरी आशा करती हूँ कि फिट और फाइन होंगे। ठीक है, हम यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट यूनिट करा चुकी हूँ, सेकंड करा चुकी हूँ, थर्ड यूनिट पर अभी हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं फ्रांस को, और एक एक कर एक एक टॉपिक को समझ भी रहे हैं। हमने फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, हमने नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में पढ़ा, हमने माजनी इटली के जो रेवोल्यूशनरी हैं उनके बारे में पढ़ लिया। हमने अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जो यूरोप में रहते हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव, उनके बारे में पढ़ा। एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में पढ़ा कि रिच क्लास कैसे बिहेव करती है यूरोप के अंदर, डोमिनेट क्लास है। ठीक है, हमने फार्मर्स के कंडीशन पढ़ा, हमने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ा कि ग्रीक के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ क्रांति करी और आखिरकार 1832 में अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। इसके बाद मैंने आपको रोमांटिज्म पढ़ाया, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रोमांटिज्म, दिस इज द बिलीव कि कल्चरल मूवमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट नेशनल फीलिंग बिटवीन पीपल। बिना लड़ाई झगड़े के भी कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनल फीलिंग्स पैदा की जाती हैं, नेशनल सेंटिमेंट पैदा किए जा सकते हैं, राष्ट्र राज्य की कल्पना हो सकती है बिना वॉर के भी। तो रोमांटिज्म एक फिलॉसफी है, रोमांटिक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ाया। प्लस मैंने आपको बताया लैंग्वेज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट नेशनल सेंटिमेंट बिटवीन पीपल। भाषा भी एक ज़बरदस्त हथियार है लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए। अगर आप अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लोगों को कुछ समझाएंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा एज कम्पेयर टू फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। फिर मैंने आपको एक फेज़ बताया कि यूरोप में 1830s में, इट मीन्स अर्लियर 19 में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, फूड शॉर्टेज हुआ और सारे वर्कर पीजेंट्स बहुत परेशान थे। एरिस्टोक्रेसी क्लास पावर को एंजॉय कर रही है और जो लोअर क्लास है उसको बहुत सारे फ्यूडल टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो बहुत जगह जगह पर फ्रांस में क्रांति हुई इस फेज़ में। और फ्रांस में मैंने आपको बताया कि फ्रांस के लोग सड़कों पर आ गए, स्पेशली पेरिस में सड़कों पर आ गए, राजा के खिलाफ क्रांति करी और राजा लुईस फिलिपी को भागने से मजबूर होना पड़ा। ठीक है, फ्रांस के लोगों को शांत कराने के लिए मैंने आपको बताया कि जो नेशनल असेंबली है, वहाँ की पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पर कानून बनते हैं, तो फ्रांस की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली है, जिसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उसने राइट टू वर्क सारे लोगों को दिया। ठीक है, जितने भी मेल हैं उनको वोटिंग राइट दिया कि लोग शांत हो जाएं। और मैंने आपको सिलेशिया एरिया के बारे में भी बताया कि वहाँ के जो वीवर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ क्रांति करी। क्यों? क्योंकि उनके वेजेस बहुत कम थे और उनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके काम बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्रांति करी। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। तो वन बाय वन हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। टुडे माय फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इट, देखें ज़रा क्या है। आज हमारा पहला टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। देखो, एक रेवोल्यूशन क्रांतिकारी करते हैं, रेवोल्यूशनरी, वो खून खराबे की भाषा समझते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। एक होते हैं नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। ठीक है, वो भी नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, रेवोल्यूशनरी भी नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं और लिबरल भी नेशन स्टेट और आज़ादी, इक्वालिटी यही चाहते हैं। चाहत सबकी अलग है बट तरीका सबका अलग अलग है। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ लिबरल्स के बारे में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिबरल्स कौन होते हैं? दोज वांट इक्वालिटी, those want freedom, those want elected parliamentary form of government। ठीक है, जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, वो होते हैं लिबरल। और लिबरल इज इक्वल टू मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, पढ़े लिखे लोग। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी क्रांति कोई भी करे, सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, या कुछ भी फ्रांस से शुरू होगा यूरोप में, है ना। तो और मैटरनिक ने भी यही बात कही थी कि अगर फ्रांस को छींक आ जाए तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाएगा, यानी अगर फ्रांस में कुछ होगा तो पूरे यूरोप पर उसका असर पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1848 में, दिस इज द हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, 1848, इस टाइम पीरियड के अंदर मिडिल क्लास के लोगों ने अलग अलग जगह पर यूरोप में क्या करा, उन्होंने रेवोल्यूशन किए। मिडिल क्लास ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्या चाहते हैं? नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, और ये डेस्पोटिज्म है, राजा की अनलिमिटेड पावर है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे पहले 1848 में अगर रेवोल्यूशन हुआ जो मिडिल क्लास ने करा, बेटा फरवरी 1848 में फ्रांस में हुआ। अगर फ्रांस में 1848 में
मिडिल क्लास ने, पढ़े लिखे लोगों ने, लिबरल्स ने क्रांति करी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। सिंपल सी बात है कि 1848 में राजा के खिलाफ क्रांति हो रही है फ्रांस के अंदर। कौन कर रहा है? लिबरल और पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास। फरवरी में हुआ ऐसा, फ्रांस में हुआ। इससे फायदा क्या हुआ? राजा ने एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट माने होता है अपनी पावर्स को छोड़ दिया, अपने पावर्स को छोड़ दिया, और फ्रांस बिकम रिपब्लिक। ठीक है, based on a universal male suffrage been proclaimed. Please try and understand, in 1848 February, this is the time period when middle class started a struggle and revolution against monarch. Finally, what is the result of this revolution? Raja abdicate his power and France become republic and provide what? वोटिंग राइट टू ऑल मेल इन फ्रांस। फ्रांस में सारे मेल जितने भी लोग हैं, आदमी हैं, औरतें नहीं, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, सारे मेल को सफरेज माने वोटिंग राइट दे दिया। ठीक है, तो हुआ ना फायदा, मिडिल क्लास ने क्रांति करी। तो अब आपको ये बात पता है, अगर फ्रांस में कुछ होगा तो बाकी सब भी ऐसा करेंगे। तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, these are the places where different middle class people started struggle to getting what? Constitutional monarchy, equality, national unification। जो फ्रांस में हुआ मिडिल क्लास ने किया। ठीक है, तो फ्रांस क्या हुआ? राजा ने पावर छोड़ दी और उसकी जगह फ्रांस रिपब्लिक बन गया और सारे आदमियों को वोटिंग राइट मिल गया। तो इससे इंस्पायर होकर पूरे यूरोप में जो कंट्रीज हैं, चाहे वो क्या है बेटा, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, men and women of the liberal middle classes combined their demand for the constitutionalism with the national unification। यानी उन्हें संविधान चाहिए, ठीक है, कानून चाहिए जहाँ पर सारे लोगों को बराबर जस्टिस मिले, प्लस नेशनल यूनिफिकेशन, एक राष्ट्र राज्य चाहिए जहाँ पर सभी को इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले। Hopefully you understand, this is the simple paragraph. In 1848, liberals in France started movement or revolution, and what is the result of this movement? इस क्रांति का क्या फायदा हुआ कि now monarch of France abdicate, छोड़ दी अपनी power, and finally France become republic and all the men have right to vote। प्रॉपर्टी है या नहीं है, सारे मैन जो फ्रांस के हैं, मेल जो हैं, उनको वोटिंग राइट मिल गया। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज इंस्पायर विद दिस लिबरल रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, सारी जगह पर अलग अलग क्रांति करने लगे लिबरल्स। उन्हें भी क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत है? आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपके दिमाग में उतार के जरूर जाऊंगी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देखो, जब हम किसी टॉपिक पे होते हैं ना, आसपास की चीजें छोड़ दो, फिलहाल सब कुछ छोड़कर फोकस करो। आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप जर्मनी में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए नेता। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कैसे बनी, किन्होंने बनाया, क्या ये अपने मोटिव में सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आप इसे शांति से सुनो। German middle class people, educated, liberal class like professionals, industrialists, ठीक है, they come together and try to unification of Germany, divided into different regions, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टुकड़ों में पूरा जर्मनी ऐसे 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 बिखरा हुआ था। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास है, ये पूरे जर्मनी को क्या करना चाहते हैं? एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुने कि हाँ भाई, चुने हुए जो लोग हैं वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। देखो, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, चुन लिए गए 18 मई 1848 को। अच्छा, ये पीरियड कौन सा है?
लिबरल्स का। 1848 में आपको फरवरी में याद है क्या हुआ, जो लिबरल है फ्रांस के उन्होंने क्रांति करी है ना। और अब फरवरी के बाद मई में 1848 में जर्मनी के जो लिबरल क्लास है, पढ़े लिखे क्लास है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करी। जर्मनी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने चुने गए, 831। दीज ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेशन एंड टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चुनाव हुआ। ठीक है, देखो आपके देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसको ऐसे ही जाके पार्लियामेंट में पट्ट देसी बैठा देते हैं, नहीं। फेस्टिव प्रोसेशन का मतलब होता है कि बहुत भव्य स्वागत, बहुत अच्छे तरीके से। तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है, दे मार्च इन फेस्टिव प्रोसेशन, ठीक है, और वो कहाँ जाके बैठ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो एक अच्छे तरीके से, एक डिसिप्लिन में जाके, ये नहीं है कि हाँ चुने गए जाके बैठ जाओ, नहीं, बहुत तरीके से भव्य स्वागत उनको हुआ। रिमेंबर दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वेयर दिस 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेट टुगेदर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, ठीक है, ये लोग सब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए। लेकिन ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहले क्या था बेटा, चर्च ऑफ सेंट पाउल। पहले क्या था ये, चर्च ऑफ सेंट पाउल। ठीक है, सिंपल सी बात है, जर्मनी में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे आप और मैं, ठीक है, आपका तो नहीं पता, हम तो पढ़े लिखे हैं, आप भी हो जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो अपना। तो जो जर्मनी के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने देखा जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, सेपरेट इन डिफरेंट रीजन्स। तो लिबरल क्लास ट्राई टू यूनिफिकेशन और नेशन स्टेट ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की कोशिश करी, जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश करी। इसलिए लिबरल क्लास ने नेशनल असेंबली के में इलेक्शन कराए। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने और वो सारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके बैठ गए और उनका बहुत भव्य स्वागत से बैठे। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहले क्या था, सेंट पाउल चर्च, उसको चेंज करके यहाँ पर पार्लियामेंट बनाई गई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेट्स सी, बन तो गए, नेता तो जर्मनी में चुन लिए गए। अब हम ये देखते हैं कि क्या बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अच्छे से चली, नहीं चली। क्यों नहीं चली, जरा देखो। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। ठीक है, ये 831 जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करने वाले थे बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले थे और ये उसके अंदर पूरा लॉ की, पूरा जो जर्मनी है एक तरीके से चले सारे लोग, ठीक है, और जो मोनार्क भी है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो, अंडर पार्लियामेंट हो, कि जो लोगों के हिसाब से चले, जो पार्लियामेंट के हिसाब से चले। ये नहीं है कि अनलिमिटेड पावर यूज़ करे, जो चाहे वो करे। समझ में आया आपको। यानी ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इनका काम क्या था, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। when the deputies होते हैं मिनिस्टर, रिच क्लास, सोफिस्टिकेटेड क्लास, तो when the deputies offer the crown of these term of the Frederick William IV राजा हैं पर्शिया के, पुर्शिया कह सकते हैं, कंट्री है। तो पुर्शिया के जो राजा हैं फेडरिक विलियम IV, उनको ऑफर दिया, ठीक है, जर्मनी की नेशनल असेंबली ने, कि भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चुने हुए राजा बन जाओ। बट ही रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड जॉइन अदर मोनार्क अपोज द इलेक्टेड असेंबली। इतनी सी बात है, आपको आज ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जर्मनी की जो लिबरल क्लास है, पढ़ी लिखी क्लास, उसने क्या कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की, कि जर्मन एक राष्ट्र राज्य बन जाए, जो जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन ये फेल हो गया। 831 लोग चुने गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके बैठ गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश करी, बट दे ऑफर द क्राउन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिस पोजीशन टू पर्शिया किंग, ठीक है, विलियम IV को जब ये देने की कोशिश करी कि भाई आप हमारे चुने हुए राजा बन जाओ, तो ये जो पर्शिया के राजा हैं इन्होंने इस पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद वो बाकी राजाओं के साथ, यूरोप की जो बाकी कंट्रीज के राजा हैं उनके साथ मिल गए एंड दे अपोज दिस असेंबली। यानी राजा को पता था
कि भाई ये मिडिल क्लास है, अगर मैं इनकी बात को सुनूंगा तो आज यहाँ नेशन स्टेट बनेगा, कल कहीं और बनेगा और कंजर्वेटिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो राजा रिजेक्ट दिस प्रपोजल, ठीक है, इस प्रपोजल को उन्होंने छोड़ दिया और इसकी जगह पर वो किससे जाके मिल गए, बाकी यूरोप के राजाओं से जाकर मिल गए। तो इस तरीके से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसका अस्तित्व बना, अच्छे से उन्होंने काम किया, लेकिन बेटा वो चल नहीं पाई। एक तो राजा उसके अपोज हो गए, ब्यूरोक्रेसी उसके अपोज हो गई, जितने भी सारे इवन आपको पता है जो लोअर क्लास है ना, वर्कर क्लास और फार्मर, वो भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेड बाय लिबरल क्लास, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था, झुंड था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब तक चली उन्होंने फार्मर्स और जो वर्कर क्लास है, लोअर क्लास, उसको मेंबर नहीं बनाया, ना उनके डिमांड्स के बारे में, ना उनके राइट्स के बारे में कोई बात की। तो जो लोअर क्लास भी है, फार्मर्स एंड वर्कर्स, उन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का साथ नहीं दिया। तो फाइनली आर्मी इरोडेड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, डिसबैंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको समझ में आया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक अच्छे उद्देश्य से चली थी और जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाने की एक कल्पना थी, लेकिन लिबरल्स की ये कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि राजा जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आर्मी आके इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया है, बंद करा देती है, ख़त्म हो जाता है। समझ में आया? और याद रखना कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट लोअर क्लास जैसे कि फार्मर्स और वर्कर क्लास ने नहीं किया, क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो सारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे। क्या आपको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, सिंपल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। जब आप इमेजिनेशन करके चलेंगे ना भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये देखो, इसे तो पढ़ाने आप पूरे, पता है ये क्वेश्चन ना कभी सीबीएसई पूछता नहीं है, शायद एक नंबर के लिए, क्योंकि पूरे यूरोप के 6 यूनिट्स के अंदर इतना लंबी यात्रा, पूरे यूरोप को मैं आपको घुमा रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी गर्ल्स के राइट्स के बारे में नहीं बोला गया। सच अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस। जब मैं पूरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो लड़कियों के बारे में कहीं पर भी कुछ भी कोई ख़ास बात लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लंबे समय तक दबाया गया है। फ्रॉम लॉन्ग टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मेल डोमिनेंट, पुरुष प्रधान देश, लड़कियों को इस बात से सावधान हो जाना चाहिए। फिर भी आई अप्रिशिएट कि आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, एजिटेशन एंड मूवमेंट, नाउ वुमेन गेटिंग इक्वल राइट लाइक मैन। आज लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार हैं। मैंने आपको जेंडर, रिलीजन, कास्ट में ये बात अच्छे से समझाई, ठीक है। देखो कितने लंबा संघर्ष उन्होंने करा। बट अभी हम यूरोप की बात कर लेते हैं कि जो औरतें हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनका क्या रोल है। मैंने आपको बताया रेवोल्यूशनरीज का रोल है, क्रांति कर कर वो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। नेशनलिस्ट हैं, मिडिल क्लास, लिबरल क्लास है, इनका रोल पूरे लंबा लंबा मैंने अच्छे अच्छे पैराग्राफ आपके सामने रख दिए कि सबकी सोच क्या है, नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। किसके खिलाफ है? मोनार्की सिस्टम के खिलाफ हैं। लेकिन कहीं पर भी इतने लंबे वीडियोस में, इतने डिस्कशन में हमने औरतों का नाम लिया तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये लंबे टाइम तक लड़कियों का अधिकार नहीं थी तो क्या बात करें। देखो, political rights of the women was the controversial one within the liberal movement in which the large number of the women had participated over the years। मतलब when liberal started struggle, ठीक है, to create nation state, जब मिडिल क्लास ने पूरे यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज में क्रांति करी, क्यों? नेशन स्टेट बनाने के लिए। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन अ लार्ज स्केल, लड़कियों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में भागीदारी करी, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिला। वुमेन स्टार्टेड स्ट्रगल, ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट्स, वो भी चाहती थी कि राष्ट्र राज्य बने, तो लड़कों की तरह लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करा। हर जगह लिखा है कि लड़कियों ने भी लिबरल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। बट जब अधिकारों की बात आई तो मेल सफरेज तो मैंने आपको बताया है, जैसे फ्रांस में कि आदमियों को सबको वोटिंग राइट मिल गया, औरतों को नहीं मिला।
वोटिंग राइट नहीं मिला, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला। औरतों ने अपने न्यूज़पेपर, ठीक है, अपने बुक्स प्रिंट करना शुरू करा, अपनी आवाज़ उठानी शुरू करी, बट ऑल दिस इनिशिएटिव फेल। लड़कियां कहीं भी स्टैंड नहीं होती थी दैट टाइम पीरियड 18th सेंचुरी में। देखो ज़रा, women had formed their own political association, founded newspapers, taken part in political meetings and demonstration। हड़ताल हो रही है तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स तो पार्टिसिपेट कर रही हैं, न्यूज़पेपर वो चला रही हैं, अपनी अपनी बातों को वो रख रही हैं। लेकिन स्टिल लड़कियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई नेशन स्टेट तो बनाना चाहता है, चाहे वो लिबरल्स हैं, चाहे वो रेडिकल्स हैं, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज हैं, बट नो वन टॉक अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन। कोई लड़कियों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस वे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली। जब आपको पता है ना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए जर्मन नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, तो आदमियों ने वोटिंग करी थी, औरतों को राइट नहीं मिला। सफरेज माने वोटिंग राइट औरतों को नहीं मिला। वुमेन वर एडमिटेड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जस्ट, ठीक है, एज अ ऑब्जर्वर इन विजिटर गैलरी। मान लो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वुमेन सिर्फ विजिटर गैलरी में क्या कर रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। बेटा, उन्हें वोटिंग राइट, कोई पॉलिटिकल राइट, कोई बोलने का राइट नहीं मिला था। हमें यहाँ पर बस इतनी सी बात समझनी है कि on a large scale women participated in liberal movement to create nation state in different countries, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पर, ठीक है। न्यूज़पेपर उन्होंने चलाए, डेमोन्स्ट्रेशंस में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, आंदोलनों में, और हड़ताल उन्होंने की, बट लड़कियों को कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी गजब बेइज्जती हुई है, ठीक है। बस जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चल रही थी तो विजिटर गैलरी में वो ऑब्जर्वर की तरह देख रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें कोई बोलने का मौका नहीं मिला, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला, कोई वोटिंग राइट नहीं मिला। तो लड़कियों का रोल बिल्कुल मिनिमल, ना के बराबर। समझ में आया? यूरोप में अगर ये चीज़ आ जाए तो लड़कियों का रोल ना के बराबर, मिनिमल। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत हुई? देख लो भैया लड़कियों के साथ कितना अत्याचार है। और यूरोप जैसी जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी लड़कियों के लिए कितना संघर्ष रहा है। तो थोड़ा सा लड़कियों को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बॉयज़ को भी देना चाहिए, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो, कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल। यूरोप में, तब से मैं आपको बोल क्या रही हूँ, मैंने आपको फ्रांस घुमा लिया, मैंने आपको ग्रीक्स घुमाया, ठीक है, मैं आपको जर्मनी के बारे में बता रही हूँ, या मैं पूरे यूरोप की कंट्रीज़ को आपको, चाहे पोलैंड के बारे में बताया। एक बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव जम के चल रहा है। लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन? जो राजाओं का शासन चाहते हैं, ओल्ड इंस्टीट्यूशन। लिबरल्स कौन? जो आज़ादी चाहते हैं और राजाओं से मुक्ति चाहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये सारी लड़ाई चलते चलते क्या कंक्लूजन निकला, जरा देखो। कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। आपको पता है फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर 1848 में लिबरल्स ने, जो आज़ाद सोच रखते हैं, जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास, उन्होंने क्रांति करी तो करी, लेकिन कंजर्वेटिव्स वर सक्सेसफुल टू सप्रेस दैट मूवमेंट। चाहे वो जो जर्मनी में चले, चाहे फ्रांस में चले, या पूरे यूरोप में कहीं पर भी चले, लिबरल्स के मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? They could not restore the old order, but conservative failed to restore their power. देखो, कंजर्वेटिव पहले से ही थे, राजाओं का लंबा शासन रहा यूरोप के अंदर, यूरोप की कंट्रीज़ में। जब लिबरल्स ने राजाओं के खिलाफ क्रांति करी तो कंजर्वेटिव सक्सेसफुल रहे, उनके आंदोलन को दबा दिया, लेकिन कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को, जितनी पोजीशन उनकी पहले थी क्रांति से पहले, उतनी वो रिस्टोर नहीं कर पाए। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये तो लिबरल बार बार सर उठाएंगे, बार बार क्रांति करेंगे। ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, यानी अब कंजर्वेटिव्स को समझ में आ गया कि हमें अगर अपने राजाओं का ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम है रखना है, तो हमें लिबरल्स को कुछ कंसेशंस, कुछ बेनिफिट, कुछ राइट्स देने होंगे।
बात समझ में आई आपको? इन द ईयर्स आफ्टर 1848 जब लिबरल्स ने क्रांति करी थी, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस। ये देखो, मान लो ये यूरोप है, ठीक है, ये क्या है, यूरोप है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है और ईस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगिन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप। यानी कंजर्वेटिव ने लिबरल को शांत करने के लिए कि आगे वो कोई क्रांति ना करें, तो यूरोप के सेंटर वाले हिस्से में और ईस्ट वाले हिस्से में चेंजेस करे जो वेस्ट में पहले से ही हो चुके थे, वेस्ट यूरोप में। समझ में आया? सिंपल सी बात है। अगर आपका झगड़ा किसी से हो रहा है, आपने एक बार तो दबा लिया, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरी पावर अब उतनी रही, मुझे उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो कंजर्वेटिव successful to suppress the movement of liberals which were started in 1848 in Germany, France and different countries in Europe। यानी 1848 में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में लिबरल्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्रांति करी। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स है उन्होंने इसको दबा तो दिया, बट उन्हें समझ में आ गया कि अब अगर उन्होंने उन्हें कुछ कंसेशन बेनिफिट नहीं दिए तो बेटा वो अपनी जो पुरानी पावर है उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे यूरोप में, अपने राजाओं के शासन को सक्सेसफुल नहीं चला पाएंगे। लिबरल तो फिर क्रांति करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, चेंजेस स्टार्ट करे और यूरोप के सेंटर वाले हिस्से में और ईस्ट में चेंजेस करे जो वेस्ट में ऑलरेडी हो चुके थे। समझ में आया इतनी बात आपको? क्या क्या चेंजेस करे? सर्फडम आपको पता है, किसानों से ज़बरदस्ती बंधुआ खेती कराई जाती है, ठीक है। एंड बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर होते हैं, फोर्सली ज़बरदस्ती मजदूर से काम कराया जाता है बिना पेमेंट के, वर अबॉलिश। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ द ग्रेट चेंज डिड बाय कंजर्वेटिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप। नाउ सर्फडम एंड बाउंडेड लेबर अबॉलिश, खत्म कर दिया गया। बोथ इन द हैम्सबर्ग डोमेन्स एंड द रशिया में हर जगह पर कंप्लीट खत्म कर दिया गया, और हैम्सबर्ग एम्पायर में जहाँ जहाँ हैम्सबर्ग एम्पायर का शासन था, जिन जिन टेरिटरीज में, जिन रीजन्स में, वहाँ वहाँ पर सर्फडम जैसी इस गंदी प्रथा को और बाउंडेड लेबर को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in 1867। हैम्सबर्ग एम्पायर में, जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं ना, तो हैम्सबर्ग एम्पायर में हंगेरियन रहते थे। अब इनको मोर ऑटोनॉमी, मतलब थोड़ी और स्वतंत्रता दे दी। कब दे दी? 1867 में। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स। की कंजर्वेटिव मोनार्की सिस्टम चाहते हैं और लिबरल्स मोनार्कों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो दोनों में खूब जम के ढिशुम ढिशुम हो रही है। लेकिन कंजर्वेटिव जो 1848 में लिबरल्स ने क्रांति करी, उसको सप्रेस तो कर दिया, दबा तो दिया, लेकिन वो समझ गए कि लिबरल्स को हमें कंसेशन देने पड़ेंगे। तो उन्होंने चेंजेस शुरू करे, जैसे कि सेंटर और ईस्ट यूरोप में चेंज करे जो वेस्ट में वो पहले कर चुके थे। क्या क्या खत्म कर दिया? सर्फडम को खत्म कर दिया, और क्या खत्म कर दिया? बाउंडेड लेबर को खत्म कर दिया। और जो हैम्सबर्ग एम्पायर है उसने हंगेरियंस को और ज़्यादा ऑटोनॉमी, आज़ादी दी 1867 में। तो समझ में आया कि क्रांति का फ़ायदा होता है। लिबरल ने जो क्रांति करी कंजर्वेटिव्स के खिलाफ नेशन स्टेट बनाने के लिए, तो सर्फडम से तो मुक्ति मिली, बाउंडेड लेबर से तो मुक्ति मिली, ठीक है। धीरे धीरे वो नेशन स्टेट भी बना लेंगे। आज यूरोप की कंट्रीज नेशन स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वहाँ पर। अब राजाओं का शासन है क्या? नहीं, ठीक है। तो इतनी बात आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 3 अलग अलग देशों को घूमने वाले हैं और उनके संघर्ष पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो एक राष्ट्र राज्य बने, ठीक है। तो आप तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो और व्यस्त बहुत ज़्यादा रहो।